जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो क्लास जो है 8 का जो हम लोग जो लेक्चर देख रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर हैं। और इसमें जो हम लोग आज क्या देखेंगे, तो मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था क्या है, ठीक है। भारत में जो है मुनरो व्यवस्था कब लागू हुई, कैसे लागू हुई, इसकी स्थिति क्या है, इसकी जो है पूरी आपको जो है बैकग्राउंड जानने के लिए आपको जो लेक्चर फर्स्ट से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बीच में आप मुनरो व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ आप जो है इसको सीरियल वाइज आप जो है लेक्चर को देखते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड। तो मुनरो व्यवस्था, आखिर मुनरो व्यवस्था क्या है। मुनरो व्यवस्था को जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी या जो है रैयतवाड़ का जो है नाम दिया गया था, नहीं मतलब दिया जाता है। देखिए क्या स्थिति क्या है। आपको पता है कि अंग्रेज जो है भारत पर शासन करना है, शासन करने के जो है रोड मैप में आप उसको देखेंगे तो ये लोग भारत में आते हैं, व्यापार करते हैं। ये लोग व्यापार करने आते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार में भी जो है अपनी भागीदारी देते हैं और साम्राज्य विस्तार भी करते हैं। इसी साम्राज्य विस्तार में क्या करते हैं ये लोग, तब जो है फूट डालो राज करो की नीति भी चलाते हैं। और जो है क्या करते हैं, धीरे धीरे भारतीय जो है क्षेत्रों पर अपना अधिकार जो है ये लोग बढ़ाते रहते हैं। इसी अधिकार बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, ये लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ये लोग को रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होगा, मूलतः जो ग्रामीण क्षेत्र से ही प्राप्त होगा ना। यानी जो है किसानों से प्राप्त होगा, जो है कृषि भूमि से प्राप्त होगा। तो उसी भूमि पर जो है ना क्या किया गया कि टैक्स लगाया गया, जिसका नाम क्या था, स्थाई बंदोबस्त। तो स्थाई बंदोबस्त जो है पहले क्या था कि पूरे के पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है। यानी अत्याधिक जगह ये क्या लागू हुआ था, स्थाई बंदोबस्त। अब स्थाई बंदोबस्त क्या है, आपको जो है पिछले लेक्चर देख लेना है। लेकिन मैं बता दूं, स्थाई बंदोबस्त यानी किसी एक जो है एक निश्चित जो है टैक्स निर्धारित कर देना, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि स्थायी बंदोबस्त लागू था, लेकिन अब भाई मान लीजिए जो कंपनी है इसको क्या करना है, अपना विस्तार करना है, अपने जो है सैनिकों को सैलरी देनी है। तो एक स्थायी बंदोबस्त के आधार पर तो वो सैलरी नहीं दे पाएगी, उसका समस्या होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये लोग जो है अपने वणिकवादी नीति यानी जो है लाभ पाने की उद्देश्य से ही ये लोग भारत में आए थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक व्यवस्था लाते हैं, ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त की जगह पर, जिसका नाम क्या है, रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी क्या है, अब देखिए समझिए। कैप्टन कैप्टन अलेक्जेंडर रिड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। यानी जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं, इसको जो है एक जो है सीमित क्षेत्र में इसको जो है लागू करके भी देख लिया गया था, किसके द्वारा, जो है कैप्टन एलेक्जेंडर रीड द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि टॉमस मुनरो जो है इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। यानी पूर्ण पूर्ण रूप से जो है जो है मुनरो व्यवस्था, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तब तो भाई लगा ही लेंगे कि मुनरो जो है मुनरो ने किया है। लेकिन अगर पूछ दे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू लागू किया था, तो जो है किसने लागू किया था, तो जो है मुनरो ने, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत जो है आप इसे जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड मान सकते हैं, ठीक है ना। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब ये देखिए जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, मैं समझा देता हूँ आपको। पहली बात समझ लीजिए कि जो रैयत है, ठीक है, क्या है, रैयत। इस रैयत का नाम क्या है, तो रैयत मीन्स क्या होता है, तो रैयत मीन्स होता है किसान, ठीक है ना। रैयत का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो रैयत मीन्स होता है किसान, ठीक है। यानी किसान से व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब सीधे के सीधे किससे व्यवस्था किया जाए, किसान से व्यवस्था किया जाए। यानी जो पहले स्थायी स्थायी बंदोबस्त के नाम से जो क्या किया जाता था, तो जो है टैक्स किससे वसूला जाता था, ये लोग अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेज वसूलते थे जमींदार से, और जमींदार क्या करता था कि जो है एक जो विशेष क्षेत्र होता था, तो क्या करेगा, अपने एरिया के जो है किसानों से
ठीक है ना। किसानों से क्या करेगा कि टैक्स वसूलेगा और फिर सारा टैक्स वसूल करके जो है वहाँ से जो जमींदार है किसको देगा, अंग्रेजी कंपनी को देगा। तो उस समय टैक्स जो है कितना हुआ करता था, तो 1 लाख रुपए उस समय हुआ करता था स्थायी बंदोबस्त में। लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त को हटा करके क्या किया गया कि जो मुनरो व्यवस्था में या रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया कि सीधे जो है कांटेक्ट किया गया किससे, तो जो है सीधे कांटेक्ट किया गया जो है जो रैयत है यानी जो किसान है उससे जो है सीधे वहां पर कांटेक्ट किया गया, ठीक है। तो उसको इससे क्या होगा कि मतलब जो जो बेनिफिट है, ठीक है ना, यानी जो कंपनी की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, जो रेवेन्यू क्या होगा बढ़ जाएगा और सीधे किससे किससे जुड़ जाएंगे ये लोग, डायरेक्ट उस जो है फार्मर से, उस किसान से ये लोग जुड़ जाएंगे, ठीक। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक जो है सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजी को जो है पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए ये अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही है बढ़ा चढ़ करके कि मैं आपके जो है मैं यानी जो है जो किसानों का मैं क्या हूँ, एक तरह से पिता के जैसे हूँ और मुझे क्या करना है, तो भारतीय खेतों की सुधार करनी है, ठीक है। ये किसका मानना है, तो अंग्रेजों का मानना है, समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है आपको ही पता है, तो वास्तविकता यह है, ठीक है, ये लोग भारत में इसीलिए आए थे ताकि यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार कर सके और अत्यधिक क्या कर सके, रिवेन्यू पा सके, ठीक है। यानी ये लोग मेन क्या था इन लोगों का, तो पैसा ही आपका जो है इन लोग का मेन उद्देश्य था, ठीक है। अब आगे देखिए, समझ लिया आप लोगों ने जो है ये लोग क्या करते हैं, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों आती है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है स्थायी बंदोबस्त के जगह पर। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की जगह पर क्या था कि जो है इसकी जो है कमाई कम हो रही थी, किसकी, अंग्रेजों की कमाई कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक नया जो है पॉलिसी लेकर आए जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था करते हैं और इसको लागू कहाँ किया गया, तो साउथ इंडिया में, याद रखेंगे आप लोग। सब कुछ ठीक नहीं था, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं देखने लगी, ठीक है। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, कि ये जो लोग हैं, जो अंग्रेजी लोग हैं, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, इसके पहले आपने देखा कि जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं, फिर क्या लागू करते हैं, तो फिर लागू करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इन अंग्रेजों को लगता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से और महालवाड़ी व्यवस्था से जो है मैं भारत की स्थिति भी ठीक कर पाऊंगा, यानी जो है भारतीय किसानों की और अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर पाऊंगा, अत्याधिक रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन इन लोगों का जो सोच है वो उस पर पानी फिर जाता है और जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके जो अधिकारी हैं, जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, जो टैक्स आप ऑफिसर मान लें, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इतना मतलब बढ़ा देते हैं ना, इतना टैक्स बढ़ा देते हैं कि किसी भी किसान के लिए उसको पे करना आसान बात नहीं था। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। रैयत मतलब किसान, रैयत माने किसान, ठीक है। यानी किसान क्या थे कि अब वो जो है गांवों से भागेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। इस पर क्या होगा, टैक्स जो है टैक्स का बोझ बढ़ता जाएगा, फिर उसको जो है समस्या हो जाएगी अपने पेट का, तो क्या करेगा, इधर उधर भागेगा ही, जाहिर सी बात है। तो गांव लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए, समझ रहे हैं, पूरे के पूरे गांव ही खाली हो जा रहे हैं, पूरे के पूरे जो है क्षेत्र ही खाली हो जा रहे हैं। किस वजह से, इस टैक्स के मार से, समझ रहे हैं, ठीक है। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस महालवाड़ी व्यवस्था से अंग्रेजी को यह विश्वास था कि इससे क्या हो जाएंगे, जो किसान हैं वो जो है मतलब एक बिजनेस क्लास हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक तरह से ये लोग क्या होगा इन लोगों का, तो ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं और जो है किसानों का डाउनफॉल हुआ। और किसानों का डाउनफॉल का मतलब पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स का डाउनफॉल होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, तो आपकी तैयारी की पूरी जो है एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जिस तरह जो है देश की अर्थव्यवस्था का जो है रीढ़ किसे मान सकते हैं आप लोग, तो कृषि को मान सकते हैं, और कृषि को मानेंगे यानी किसान, ठीक है। उसी तरह आपको जो है, आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी, या वनडे एग्जाम की करें या मेंस की या किसी भी करें, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, किसी न किसी टीचर को आप लोग जरूर जो है रिकमेंड कर लेंगे, यानी उसके द्वारा लेक्चर प्रोवाइड कर लेंगे, चाहे तो आप इसे देख लें या कहीं और से देख लें, परंतु आप जरूर एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हम लोग को टॉपिक देखना है, तो यूरोप के लिए फसलें। अब देखिए यूरोप की फसलें का क्या माजरा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।